हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूं और होप करता हूं कि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने गोल पर टोटली फोकस होंगे। ठीक है, दिवाली का टाइम है, थोड़ा बहुत फेस्टिवल में एंजॉय करो। ठीक है, फेस्टिवल का टाइम में एंजॉय करो और उसके बाद अपने पढ़ाई पर फोकस्ड हो जाओ। अपने टाइम टू टाइम अपना रिवीजन करते रहो जिससे कि पीछे का बैकलॉग आपका ना बने। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जो पहला लेक्चर था हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर किस तरह से मतलब चार्ज पार्टिकल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स किस तरह से लगता है, किस तरह से उसको डायरेक्शन निकाला जाए, ये सारी बेसिक सी बातें हमने पहले लेक्चर में की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उसको देख कर आएँ, बिकॉज उस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के तरीके को हम यूज़ करने वाले हैं, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। तो पहले आप वो लेक्चर को देख लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल में फोर्स तो लग रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन वो फोर्स की वजह से उसके ऊपर क्या जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफरेंट पाथ से ट्रैवल करता है। वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो है वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस होते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले जब 0 डिग्री पर हो तब एक कोई अलग केस होगा, 90 डिग्री पर होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तब अलग केस होगा, और लास्ट में हम जो कि अगला लेक्चर होने वाला है हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक रैंडम एंगल थीटा पर हो। ठीक है, ना ही 0 डिग्री पर ना ही 90 पर, कोई भी एक रैंडम एंगल पर हो तब किस तरह से पाथ होता है। तो आज तो हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसी लेक्चर को आज हम टोटली डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप लोग सारे पॉइंट्स नोट करना और क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, फोर्स के डायरेक्शन वो सब के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जैसे यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है एग्जाम्पल, और उसके अंदर पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज चार्ज q है तो और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो हमने पढ़ा था कि पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है q इंटू v क्रॉस b, हमने पढ़ा था। ठीक है, और अगर इसको हम अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, मीन स्केलर फॉर्म में लिखें, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है q v b साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किसके किसके बीच में एंगल था, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के बीच और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल था उसको हमने थीटा लिया था। ठीक है, और इसका हमने डायरेक्शन निकालना भी सीखा था। डायरेक्शन हमने किसके, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किससे आता था हमारा, डायरेक्शन हमारा आता है राइट हैंड थंब रूल की वजह से। ठीक है, तो करते क्या थे, दो वेक्टर है तो v और b, हम क्या करते हैं, देखो सपोज देखो v जो है अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और पार्टिकल देखो इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम v क्रॉस b करेंगे। करते क्या, दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन किया, v क्रॉस b। अब v से लेके b तक, देखो मैं v से लेके b तक, b अंदर है ना, तो v से लेके b तक जा रहा हूँ, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो Fm जो कि बोल रहे हैं ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते थे, v से लेके b तक अपना हाथ कर्ल करते थे, और जहाँ पर थंब पॉइंट करता था वही था पार्टिकल का डायरेक्शन। एक और हमने बात की थी कि अगर पार्टिकल का मीन्स अगर चार्ज नेगेटिव हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है ना,
तो उससे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन ले लेता मैं और वो इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, तब पार्टिकल का डायरेक्शन क्या आता, v क्रॉस b तो ऊपर ही आता। देखो ऊपर v क्रॉस b का डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन जो हो जाता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। मीन्स पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले, रिवर्स मीन्स उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आई कैप का नेगेटिव क्या होता है, आई कैप का नेगेटिव होता है माइनस आई कैप, उस तरह से तो डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। ओके, इतनी बात हमने कल की थी। और आगे थोड़ा इसका यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला पता है हमको, एफ एम का Q इंटू वी क्रॉस बी है, तो यहाँ पे लिखो F इक्वल टू हो जाता है Q इंटू वी बी। ठीक है, साइन थीटा की कोई यूनिट होती ही नहीं, यूनिटलेस होता है, तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड का जो है यूनिट निकाल सकते हैं। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन Q इंटू वी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, F अपॉन Q इंटू वी। तब इसका हम निकाल सकते हैं कि क्या होगा यूनिट। तो F क्या होता है, फोर्स, जो कि होता है न्यूटन में। चार्ज क्या होगा, देखो I इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो चार्ज क्या होगा, एम्पियर इंटू टाइम इक्वल टू हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज की जगह लिख सकता हूँ मैं एम्पियर इंटू टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड हो जाएगा टाइम में, तो m अपॉन टी। तो t से t कैंसिल हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट आता है उसको हम लिखते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट आता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। अब जो है इसको हम, ये न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर को हम फिजिक्स में टेस्ला बोलते हैं, और इसको लिख सकते हो टेस्ला। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है या तो आप न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर बोलो या तो आप उसको टेस्ला बोल सकते हो। तो ये दो यूनिट हम जनरली यूज़ करते हैं। और कभी कभार जो है मैग्नेटिक फील्ड हमको गॉस के टर्म में दिया रहता है। मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या दिया रहता है, गॉस के टर्म में दिया रहता है, तो उसका भी कन्वर्जन जान लो, गॉस को किस तरह से टेस्ला में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिख लो कि 1 गॉस इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, ये इसका कन्वर्जन है। या तो उल्टा भी लिख सकते हो आपकी 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, उल्टा क्या लिखोगे, टेस्ला अगर टेस्ला से गॉस में करना हो तो 1 टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴ गॉस। कभी इस तरह से कन्वर्जन करने का हो तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ करके कन्वर्जन कर सकते हो। तो इतनी बेसिक सी बात है जो हमने कल सीखी थी। तो आज का लेक्चर देखो किसकी बात पे है, आज का लेक्चर है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आज फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स की वजह से किस तरह से वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है। उसके 3 केसेस होते हैं। ठीक है, केस नंबर 1 क्या, केस नंबर 1 होता है जब एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, एंगल बिटवीन 0। ओके, सबसे पहला केस ये होता है, ये केस सबसे सिंपल होता है। बिकॉज क्या होता है, देखो समझो कि मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है इस तरह से। तो पार्टिकल को फोर्स क्या लगेगा, हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो थीटा जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल है, तो B और B के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है Fm इक्वल टू 0 लग रहा है। मतलब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आ गया, सपोज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स 0 आ रहा है ना, क्योंकि एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 0 है, इसलिए कोई फोर्स लगेगा नहीं। मतलब पार्टिकल का जो भी पाथ हो, सपोज ये क्यू चार्ज है, इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसी तरह से मूव करेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, पाथ ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। मतलब जिस तरह से वो मूव कर रहा है उसी तरह से मूव कर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मतलब जब तक पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक पार्टिकल जैसे मूव कर रहा था वैसे ही मूव करेगा। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल जिस तरह से मूव कर रहा था उसी तरह से मूव करेगा। तो
अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ऐसे जा रहा है पार्टिकल तो जाता ही रहेगा, उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा। सबसे सिंपल सा केस है, बी और वी के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो। इसी तरह से हम डिफरेंट केस लेंगे। अब दूसरा केस होगा, बी और बी के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और लास्ट केस होता है कि बी और बी के बीच में कोई भी एक रैंडम एंगल हो तो किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, वो केस भी होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो टॉपिक है हम उसको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा सेकेंड केस होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर ही आज का हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है। व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, यही केस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मान लेता हूँ, देखो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो कि समझो कि मान लो कि पार्टिकल यहाँ से इस तरह से आया, एग्जाम्पल कि यहाँ पे पार्टिकल आया जो कि v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज q है और v वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम राइट हैंड थंब रूल से पार्टिकल के फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखो क्या v से लेके b तक मूव करना है, तो v से लेके मैं b तक मूव कर रहा हूँ। देखो v से लेके b अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पर पहुँचा होगा तो फोर्स जो है उसके ऊपर की तरफ लग रहा है, इस तरफ। ठीक है, मतलब देखो समझो, पार्टिकल तो सीधा सीधा मूव करना चाहता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा जो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो धीरे धीरे होगा क्या, समझो धीरे धीरे होगा क्या कि पार्टिकल जो है थोड़ा थोड़ा अपने पाथ से इस तरह से डेविएट हो जाएगा, है कि नहीं। पार्टिकल सीधा मूव कर रहा है, ऊपर से इसको कोई खींच रहा है, सीधा मूव कर रहा है तो ऊपर से कोई खींच रहा है, तो इस तरह से ऊपर जाने लगेगा ना। तो समझो यहाँ पर अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर पहुँचा हो, तो फिर से देखो कि वेलोसिटी पार्टिकल की इसी तरफ है, लेकिन पार्टिकल के फोर्स किस तरफ लग रहा है ना। तो पार्टिकल देखो इस तरह, इसको थोड़ा थोड़ा इस तरफ उसने खींचा, तो यहाँ पर जो होगा टेंजेंट ड्रॉ करो, ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। अब फिर से आप v क्रॉस b करोगे तो फिर से पार्टिकल के ऊपर देखो फोर्स लग रहा है। देखो v क्रॉस b, v यहाँ है, b यहाँ है, देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो पार्टिकल जो है इस तरफ उसको एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल के ऊपर एक पूरा फोर्स लग रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल आ गया, यहाँ पर तो था कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया पार्टिकल को इस तरह से कोई ना कोई एक फोर्स खींचने लगा। वैसे यहाँ पर पहुँचेगा, समझो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचा, फिर ऐसे पार्टिकल ने इसको इस तरफ खींचा तो यहाँ पर पहुँचा, तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर। तो देखो फोर्स किस तरफ लगेगा, v क्रॉस b करता हूँ मैं, v क्रॉस b, देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ ना, v क्रॉस b। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इस तरफ। तो पार्टिकल जो है इसको इस तरफ खींच रहा है, अब यहाँ पर जा रहा है तो इस तरफ खींच रहा है, तो जो है पार्टिकल फिर से इस तरह मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा तो वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी वेलोसिटी। तो फिर से अगर हम v क्रॉस b करूँगा, देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ तो पार्टिकल का फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा। सपोज मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है इस तरफ, समझ लो, सपोज मैग्नेटिक फील्ड अभी पूरे में है, तो देखो यहाँ पर इस तरफ पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई इस तरफ, और पार्टिकल का फोर्स किस तरफ लगेगा, v क्रॉस b। देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ, देखो v से लेके b तक जा रहा हूँ तो पार्टिकल का फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो इसी तरह से होते होते पार्टिकल जो है पूरा सर्कल घूम जाएगा। ठीक है, पार्टिकल क्या है, पूरा सर्कल घूम जाएगा, क्योंकि हर जगह पे पार्टिकल का फोर्स लग रहा है इस तरफ इनसाइड, है कि नहीं। चाहे जहाँ पर देखो पार्टिकल का फोर्स कहाँ लग रहा है, इनसाइड लग रहा है। तो जो है पार्टिकल इस तरह से पूरा सर्कल घूम जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा सर्कल घूम जाएगा। तो ये होता है हमारा सेकेंड केस। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। चाहे जहाँ भी मूव करे उसके बीच में एंगल तो 90 डिग्री है ना, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब पार्टिकल यहाँ पूरा सर्कल घूम जाए चाहे भले ऐसे करके, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह पार्टिकल क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पाथ क्या होता है पार्टिकल का, इसके अंदर पाथ होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है,
सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्या होता है, सर्कुलर पाथ। अच्छा, इसको आप दूसरे एग्जांपल समझ सकते हो। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, है ना, आपने क्या पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मीन्स ऐसा एक फोर्स लगता है जो कि उसको हमेशा सेंटर की तरफ बांध के रखता है ना। पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक परपेंडिकुलर ऐसा एक फोर्स लगता है पार्टिकल के ऊपर जो कि उसको हमेशा सेंटर में बांध के रखता है। चाहे जहाँ पर हो, जैसे पार्टिकल यहाँ पर हो तो भी एक फोर्स लगेगा उसके इस तरफ, पार्टिकल चाहे यहाँ पर हो तो भी एक फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ये फोर्स कौन सा होता था, सेंट्रीपिटल फोर्स होता था। तो बिकॉज हमेशा इसको सेंटर की तरफ बांध के रखा है तो पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता था कि नहीं, क्या करता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो उसी तरह का सेम केस ये भी है कि देखो एक ऐसा फोर्स है जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है पार्टिकल जो कि उसको हमेशा सेंटर की तरफ बांध के रख रहा है। देखो हमेशा वो सेंटर की तरफ वो फोर्स आ रहा है। तो ऐसा एक फोर्स है जिसको हमेशा वो सेंटर की तरफ बांध के रखा है। तो वो फोर्स कौन सा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन इसमें भी पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप अपने मन में बैठा लो। इसको बच्चे को पता होना चाहिए कि इस केस का आंसर क्या आता है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो पार्टिकल करेगा सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, समझो इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से और पार्टिकल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, पार्टिकल ने क्या किया, इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया। ओके, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, सेंटर होगा। और जो है सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन सा फोर्स था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों, यहाँ पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स का। लेकिन दोनों का काम सेम ही है कि पार्टिकल को वो सेंटर की तरफ हमेशा बांध के रखा है। यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस तरफ है, यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है और यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है। चार्ज पार्टिकल Q है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, सपोज ये जो फोर्स है ये जो है मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स QV साइन थीटा, वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। जिस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स था हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता था, उस तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी रहेगा ना, हमेशा जो है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो ये रेडियस आर की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, तो हम देखो हमने क्या माना कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं, क्योंकि ये भी वही काम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। और एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ सेंट्रीपिटल, जो कि होता है mv²/r। और यहाँ पर जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। हमारा काम क्या है कि हमको रेडियस निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लग रहा है, QVB, ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्योंकि बिकॉज जो साइन 90 हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर QVB साइन थीटा होता है तो QVB बचेगा। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है, r की वैल्यू आ रही है mv/qb। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करने के लिए आपको, है ना। ये मतलब अगर पार्टिकल की अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसमें मोशन में पार्टिकल का रेडियस कितना होगा, r = mv/qv, ठीक है।
R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप नोट कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्सेप्ट देखो कि वो मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम हो जाता है, उससे हमने ये रेडियस निकाल लिया, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर एक और केस आता है कि पार्टिकल को पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मीन्स यहाँ से लेके पूरा ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में यहाँ तक टाइम कितना लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि पूरा एक सर्कुलर मोशन करने में उसको कितना टाइम लगा, एक पूरा 2 पाई रेडियंस को घूमने में, ठीक है, कितना टाइम लगा। तो हमको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, मतलब v अपॉन डिस्टेंस। टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, नहीं ओके, स्पीड इक्वल टू होता है, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, सपोज यहाँ से मूव किया पार्टिकल और पूरा सर्कुलर मोशन घूम के यहाँ तक आ गया, तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, ठीक है। तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी पार्टिकल कितना है v, ठीक है। वेलोसिटी पार्टिकल कितना है v। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है यहाँ से पुट कर दो, तो पार्टिकल का आंसर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी पुट करेंगे यहाँ से, तो v और v कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2 पाई n बाई क्यू इंटू बी। देखो एम वी अपॉन क्यू बी अगर यहाँ पर रखूँगा एम वी अपॉन क्यू बी, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई m अपॉन क्यू वी, है ना। देखो यहाँ पर अगर 2 पाई इंटू एम वी अपॉन क्यू वी और नीचे b तो है ही पहले से, तो v से v कैंसिल हो जाएगा ना, वेलोसिटी कैंसिल हो गया और पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई m बाई क्यू बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान से समझो कि पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है ना t, अगर मान लो पार्टिकल का t है टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल को आप जितना भी तेज से फेंको, चाहे आप वेलोसिटी चाहे 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पार्टिकल को जो टाइम पीरियड आ रहा है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। आपको इसको मैं फील कराता हूँ, समझो इसको फील किस तरह से कराता हूँ। देखो रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस जो है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, और रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, ठीक है। रेडियस चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन समझो यहाँ पर कि एक पार्टिकल है जिसको आपने 100 मीटर पर सेकेंड से भेजा और दूसरा पार्टिकल है जिसको आपने 200 मीटर पर सेकेंड से भेजा। सपोज दोनों सेम पार्टिकल है, मास चार्ज सबको सेम है, तो जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा। जिसको आप जोर से फेंकोगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल अगर जोर से आ रहा है तो वो लंबा रेडियस कवर करेगा ना पूरा इस तरह से, और जिसकी वेलोसिटी धीमी होगी उसका रेडियस जो होगा वो कम होगा, है कि नहीं, उसका रेडियस जो होगा कम होगा। मान लो कि यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं, जैसे कि यहाँ पर A पार्टिकल है और ये B पार्टिकल है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी सपोज 100 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, इसका भी मास m चार्ज q, इसकी वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो 200 मीटर पर सेकेंड वाला है मीन्स जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका सर्कुलर मोशन लंबा होगा, मीन्स बड़ा सर्कुलर मोशन होगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका जो है रेडियस कम होगा, मीन्स उसका सर्कुलर मोशन का रेडियस जो होगा वो कम होगा। लेकिन सबसे मेन बात कि दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम, क्योंकि मास और चार्ज सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कैसे सेम होगा समझो, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सर्कुलर मोशन कवर करने में कितना टाइम लगा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस भी तो ज़्यादा होगा ना, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस ज़्यादा है, मीन्स भले वो तेज मूव कर रहा है लेकिन वो लंबा रास्ता मूव कर रहा है ना। और जो छोटा वाला पार्टिकल है भले उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन उसका रेडियस भी तो कम है, भले वो धीमे जा रहा है लेकिन वो छोटा रास्ता कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को यहाँ पर पहुँचने में सेम ही टाइम लगेगा। एक पार्टिकल गया तेज से, वो लंबा रास्ता कवर कर गया, और एक बात समझो, 2 आदमी है आपके पास, एक बच्चा जो है धीरे दौड़ता है, दूसरा आदमी जो है तेज दौड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ लो आदमी जो है बच्चे से डबल स्पीड पे मूव करता है, ठीक है।
लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे को 100 मीटर कवर करना है, आदमी को 200 मीटर कवर करना है, ठीक है। तो जितना देर में आदमी 200 मीटर कवर करेगा उतने देर में बच्चा 100 मीटर कवर कर लेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों सेम ही आदमी हैं, फॉर एग्जांपल दोनों सेम आदमी हैं, सेम मास सेम वेलोसिटी के, तो यहाँ पे हमने देखा कि रेडियस डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी कम उसका रेडियस कम, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, मतलब यहाँ पर पहुँचेंगे वो दोनों सेम टाइम पर, ये बात है, ठीक है। इतना हो सकता है आपको समझ पड़ा होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर टाइम पीरियड हमको पता चल गया, तो कभी कभार फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो आप लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। कभी कभी इसको म्यू से भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से न्यू, फ्रीक्वेंसी में कभी कभी न्यू यूज़ करते हैं, एन यू न्यू। तो यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, एफ इक्वल टू, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमने निकाल नहीं लिया, ये जो साइक्लोट्रॉन एक कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर यूज़ होगा। ये साइक्लोट्रॉन वाला हम आगे पढ़ने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो इसको अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि इसको हम साइक्लोट्रॉन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतनी कहानी हमने सीखा, क्या टाइम पीरियड हमने निकालना सीख लिया, फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सीख लिया। तो समझो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियस क्या होगा उसका, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, टाइम पीरियड क्या होगा उसका 2 पाई एम बाई क्यू वी। किस तरह से निकाला, पूरा प्रोसेस याद रखो कि पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो है वो जो पार्टिकल का मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गए, तो उससे हमने रेडियस निकाल लिया, ठीक है। अब हमको ढूंढना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस जो होगा 2 पाई आर अपॉन वी, आर की जो वैल्यू है एम वी अपॉन क्यू बी हमने पुट कर दिया, तो उससे हमको टाइम पीरियड मिल गया, और टाइम पीरियड का उल्टा कर दिया तो हमको मिल गया फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके, हम इसी केस के ऊपर पूरा टॉपिक हमारा आज का होगा। अब देखो छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमेशा क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर, सबसे पहली बात क्या होता है, सबसे पहली बात वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन क्या बोल, वेलोसिटी इज कांस्टेंट व्हेन पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप 5 स्टार पॉइंट करके नोट कर सकते हो, 3 स्टार 5 स्टार जितना पॉइंट देना नोट कर लो कि पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट रहती है। या तो इसी बात को आप इसको और इसको दूसरे सेंटेंस में लिख दो कि वर्क डन बाय द पार्टिकल, वर्क डन बाय द पार्टिकल in magnetic field is 0, in magnetic field is 0। ये दोनों बातों का आपको समझाता हूँ, दोनों बात एक दूसरे से रिलेट करते हैं। समझो पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, समझो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और समझो पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। तो हमने देखा हमेशा जो हमारा फोर्स आ रहा था, हमने देखा हमेशा हमारा जो फोर्स आ रहा था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा था, चाहे आप किसी भी जगह पे ले लो, हमेशा जो फोर्स आ रहा था वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो मान ले अगर हमको पार्टिकल का अगर हमको वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, है कि नहीं। तो मान लेता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, तो पार्टिकल ने यहाँ पे डी आर डिस्प्लेसमेंट किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है उसी तरफ तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा।
पार्टिकल जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में तो है, तो समझो पार्टिकल ने इस तरफ यहाँ पर dr डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ पर देखो कि जो फोर्स है Fm इज परपेंडिकुलर टू द dr वेक्टर, क्योंकि ये फोर्स dr वेक्टर के परपेंडिकुलर क्यों होगा, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि वो dr के भी परपेंडिकुलर है। आपको पता होगा कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल का जो फोर्स होता है वो जीरो आता है, क्यों आता है, बिकॉज जो फोर्स होता है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो एफ वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एफ वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में एंगल है 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ इंटू dr इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू dr इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखो एफ वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाता है 0 आ जाता है, तो वर्क डन कितना आ जाता है 0, वर्क डन कितना आ जाता है 0। मतलब पार्टिकल जो है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसका जो पार्टिकल का वर्क डन आता है वो कितना आता है 0। ठीक है, ये हमारी हमने किसको प्रूफ किया, हमने सेकंड सेंटेंस को प्रूफ किया। ठीक है, कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, भले मतलब देखो हमने जो भी फोर्स निकाला हमेशा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब पार्टिकल का वर्क डन कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दूसरी बात हम समझते हैं अब कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी, बिकॉज समझो यहाँ पर हमारे पास समोस इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक सेंटेंस में करेक्शन है कि जो v है ना उसको स्पीड लिखो, ठीक है, वेलोसिटी मत लिखो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। उसका भी एक रीज़न है यहाँ पर कि जो है पार्टिकल सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरफ से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको मैंने इस तरफ लिखा है स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। उसकी रीज़न है पार्टिकल का फोर्स देखो हमें सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और वेलोसिटी पार्टिकल का इस तरफ है। ठीक है, तो जो है जो फोर्स लग रहा है ना ये वेलोसिटी पे कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है ये वेलोसिटी पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, मतलब पार्टिकल जिस तरह से जितनी स्पीड से मूव कर रहा था उतनी स्पीड से मूव करता रहेगा। हाँ ये बात है कि इसको हर जगह पे इसको डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि स्पीड कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब कितना तेज मूव कर रहा है हमेशा उसी स्पीड से मूव करेगा, बट नॉट वेलोसिटी, बट नॉट वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगी। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पर इस तरफ डायरेक्शन है, यहाँ पर इस तरफ डायरेक्शन है, यहाँ पर इस तरफ डायरेक्शन है, लेकिन पार्टिकल जितना तेज मूव कर रहा है ना उतना ही तेज मूव करेगा। उसका रीज़न है हम सोच रहे होंगे कि पार्टिकल को फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वो फोर्स तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, तो वो वर्क कुछ करेगा ही नहीं पार्टिकल के ऊपर, इसलिए पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन बोलो तो वो 0 हो जाता है। मतलब पार्टिकल जितने स्पीड से मूव कर रहा है ना, चाहे वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, जितने स्पीड से मूव कर रहा है वो उतनी स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, याद रखना, एक्सेलरेशन 0, स्पीड कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेश्चन आता है, देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि व्हेन अ पार्टिकल इज एंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। ऐसा एक क्वेश्चन आता है, व्हेन पार्टिकल एंटर्स in uniform magnetic field which of the following is constant, which of following is constant। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे कि मान लो पहला ए ऑप्शन
मान लो कि काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन मोमेंटम, ठीक है, सी ऑप्शन वेलोसिटी और डी ऑप्शन एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है? पहली बात हमने बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता ही नहीं है, स्पीड कांस्टेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो गया। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है तो एम वी, ये जो वी होता है वेलोसिटी होता है, मोमेंटम ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना, मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जो वी लेते हैं वो वेलोसिटी लेते हैं, ये वी क्या होता है? इसका वेलोसिटी का होता है, इसलिए जो है मोमेंटम ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, इसको भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। लास्ट में बचा काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसमें जो हम वी यूज़ करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो वी होता है स्पीड होता है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें जो वी यूज़ होगा वो तो स्केलर यूज़ होगा ना। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स हम वेलोसिटी यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं स्पीड को। इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबको लगेगा यहाँ पर कि मोमेंटम क्यों नहीं कांस्टेंट है, इसमें भी तो वी का टर्म आ रहा है, लेकिन इसमें जो ये वी है ये वेलोसिटी वाला वी है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें जो वी यूज़ करेंगे वो वेक्टर मीन्स वेलोसिटी यूज़ करेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके अंदर हम जो वी यूज़ करते हैं ये क्या है? हमारा स्पीड का है, ठीक है, स्केलर है। इसलिए हमारा जो इसके अंदर रहेगा काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है आपके जे मेंस या जे एडवांस के क्वेश्चन में, इस तरह से आप नोट कर सकते हो। ये हमारा पहला पॉइंट था, पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमारा ये पहला पॉइंट था कि वर्क डन बाय पार्टिकल जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी पार्टिकल की चेंज भले हो सकती है लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन है आप डायरेक्टली लगा सकते हो। और दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रेडियस वाला फॉर्मूला है ना, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, ये डिफरेंट फॉर्मूले अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। देखो अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, व्हेन वेलोसिटी इज गिवन। देखो वेलोसिटी गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं गिवन होता तो भी उन लोग काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, कभी मोमेंटम दे देते हैं, कभी पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका आर का फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आर का फॉर्मूला चेंज करेंगे। तो अगर पार्टिकल के अगर हमको मोमेंटम दिया रहेगा, व्हेन मोमेंटम इज गिवन, व्हेन मोमेंटम इज गिवन, मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? एम वी, ठीक है। तो अगर मोमेंटम दिया रहेगा तो हम एम वी की जगह पे पी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा जो आर का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पी अपॉन क्यू बी, वेयर पी इज द मोमेंटम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन में यूज़ करना, जब मोमेंटम दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। और तीसरा केस, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी दी होगी, मीन्स बोलेंगे पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तब हम किस तरह का रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तब हमारा जो रेडियस का फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कन्वर्जन किस तरह से करते हैं हम, देखो P इक्वल टू होता है m इंटू वी, P इक्वल टू होता है m इंटू वी। अब क्या करता हूँ मैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। P इक्वल टू हो जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ पर P इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दोनों तरफ जो है, यहाँ पर देखो क्या लिखता हूँ मैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, इस तरह से एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2, दोनों तरफ हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर एक एम मैं छोटा कर दूँ और हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ना, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। देखो मैंने क्या किया है, देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है बाय 2, तो मैंने क्या किया, एम वी स्क्वायर बाय 2 और इंटू एम लिख सकता हूँ ना इसको, ये जो हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और इंटू एम बचेगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, p²/2m, मीन्स यहाँ पे p इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं √2m × k। आपने लगभग 10th स्टैंडर्ड में ये इक्वेशन देखा होगा कि p इक्वल टू √2m k होता है। k इज़ द काइनेटिक एनर्जी, k इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो यहाँ से p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं √2m k e, यहाँ पे हो जाएगा √2m k e अपॉन नीचे क्या हो जाएगा QB। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, इस तरह से सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहता है इसलिए इसको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, उसको हमने इस तरह से निकाल लिया। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है, ये 3 तो आपने नोट कर लिया। एक लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहता है कि पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड with potential difference V, पोटेंशियल डिफरेंस V। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है कि पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट कर दिया, मतलब समझो मैग्नेटिक फील्ड में आने से पहले, जैसे यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एग्जांपल जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड। एकदम हल्के से आइडिया ले लो आप खाली, बस मान लो हमने पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मान लो हमने पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा, तो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, क्या लगता है, Q × E, है ना, फोर्स लगता है Q × E। तो पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो पार्टिकल कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो है V है। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है पार्टिकल। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का हम लिख सकते हैं ना कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हमको पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमको वर्क डन फाइंड करना है कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लेता हूँ कि पार्टिकल जो है इनिशियली जो है रेस्ट था, और यहाँ पर आते आते उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ से इनिशियल देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। मान लेता हूँ वेलोसिटी फाइनल माइनस 0, इनिशियल क्या था 0, और वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन में लिख सकता हूँ Q × V, है ना। वर्क डन क्या हो जाएगा, Q × V लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा Q × V इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ mv², है कि नहीं। Q × V इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, अगर इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ Q × V, तो काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी रहने देता हूँ K × E, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में मैं K यूज़ कर सकता हूँ, मीन्स जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पर मैं Q × V यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पर हम Q × V का टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा √2m × Q × V अपॉन Q × B, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे का अगर मैं पार्ट रफ कर दूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इसको सिंपल तरीके से मैंने निकाल लिया। मैंने क्या बोला कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना होगा यहाँ पर Q × V इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आके v हो गई। तो उससे हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है वो Q × V की इक्वल आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था वहाँ पर Q × V रख दिया। देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैं अगर मैं Q को अंदर घुसा दूँ, पूरा ब्रैकेट में लिख दूँ, तो हो जाएगा 2mv अपॉन नीचे हो जाएगा Q × V²। देखो अंदर होगा तो Q² हो जाएगा, तो ऊपर से एक एक Q कैंसिल और B का B² हो गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो इस तरह से वो फॉर्मूला हो जाता है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो अगर मैंने इतने सारे फॉर्म क्यों दिखाए हैं? बिकॉज क्वेश्चन में कभी कभी कंपेरिजन बोल देते हैं कि व्हेन द 3 पार्टिकल्स आर देयर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दे आर हैविंग सेम मोमेंटम, तो कंपेयर देयर रेडियस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमको डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस में हमको डिफरेंट चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर होगा। इसको रफ करके हम 1-2 सिंपल से क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपैरिजन वाले, तो इसको हम देखना शुरू करते हैं। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे विथ सेम काइनेटिक एनर्जी मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, रेडियस, अगर हम बहुत सारे रेडियस है उसको हम रेडियाई बोलते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स कौन से पार्टिकल दिए? प्रोटॉन, दूसरी बात दिया गया है यहाँ पे न्यूट्रॉन, और तीसरी बात दिया गया है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कौन से टर्म का यूज़ किया? क्वेश्चन में टर्म का यूज़ किया गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, क्वेश्चन में कौन सा टर्म यूज़ किया? काइनेटिक एनर्जी का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेडियस वाले का? देखो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम, R = mv/qb, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात ही नहीं की है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? हमको यूज़ करना पड़ेगा 2mk/E/q/b, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज ये फॉर्मूला में काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ रहा है, वो कांस्टेंट दिया है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों टर्म को। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला में कौन से टर्म आ रहा है? देखो मास वाला टर्म आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है ही। मैग्नेटिक फील्ड भी समझ लो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही दिया गया है, सब में सेम ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा ना। और चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, तो मास और चार्ज बचता है। तो यहाँ पर देखो हम कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर बाकी टर्म तो कांस्टेंट रहेगा। देखो ये 2 नंबर है, कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मतलब बच क्या रहा है? √m/q। यहाँ पर बच रहा है √m/q। ये मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपको चार्ज और मास का दोनों को पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन जो होता है ना, उसका मास होता है क्या? उसका मास सपोज m है, तो उसका चार्ज कितना है? q। मान लेते हैं इसका मास m है और चार्ज q है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ना, बिकॉज वो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन होता है, सेकंड है 2, 1:2, उसका मास जो होता है वो 2m होता है, और चार्ज कितना होता है उसके ऊपर? q होता है। और जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, इसका जो मास होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 4 टाइम्स ऑफ m। और चार्ज कितना होता है उसके ऊपर? 2q। चार्ज कितना होता है? 2q। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के होते हैं, कुछ आप इस तरह से रिमेंबर कर सकते हो। जैसे कि प्रोटॉन हो गया, मास और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज q होगा। ठीक है, मास m चार्ज q, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर, तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? m अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या है? q। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 2m अपॉन चार्ज कितना है? q। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? 4m अपॉन चार्ज कितना है? 2q। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे देखो m q सब में कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बच रहा है 1:2, यहाँ पर बच रहा है √2, और यहाँ पर क्या बच रहा है? देखो 4 के बाहर आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बच रहा है 1। तो इस तरह से रेशियो के कंपैरिजन आते हैं, जिसका आंसर क्या हो गया? 1:2 इस तरह के हम रेशियो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं 2 पार्टिकल्स को। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर दिया होता सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता तो क्या करते? जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया है सेम, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस सेम जो कि V है। ओके, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? R इक्वल टू 2m और काइनेटिक एनर्जी का पावर लिख देंगे Q इंटू V अपॉन QB। तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ पर V तो कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ही, फिर से मास और चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है। तो क्या हो रहा है ऊपर, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं, R इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ m अपॉन, इसको अंडर रूट ले जाऊँगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से एक Q कैंसिल, तो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, बच रहा है अंडर रूट ऑफ m अपॉन Q इज टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन Q, है ना, इस तरह से हो रहा है, इज टू अंडर रूट ऑफ m ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ प्रोटॉन है m, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मास कितना है 4m अपॉन चार्ज कितना है 2q, तो 2 से 2 कैंसिल, मास q ये सब कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है 1, यहाँ पर बच रहा है √2 और यहाँ पर बच रहा है √2। तो इस तरह से इसका रेशियो आ गया 1:√2:√2। तो यहाँ पर अगर सेम मोमेंटम दिया होता तो P अपॉन QB वाला यूज़ करते, तब आप रेडियस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते R इक्वल टू P अपॉन QB। तो यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो सिर्फ चार्ज के ऊपर फर्क पड़ता है, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका रेडियस कम, इस तरह से। ठीक है, हो जाता है। अगर जो दिया वेलोसिटी सेम दिया हो, अगर वेलोसिटी सेम दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। तो आपको इस तरह से कंपैरिजन वाले कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरह से डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे देखो एक बार ऐसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझ लो इस तरह से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर विथ सेम वेलोसिटी बोल देता हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आया था सेम वेलोसिटी, कौन से पार्टिकल हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन भी दिया गया था और एक इलेक्ट्रॉन भी दिया गया था। ठीक है, चार पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पर इस तरह से हमको फिगर दी गई थी, फिगर। ठीक है, ये जो है सपोज ये 1 था, ये जो है 2 था, और ये जो है 3 था, और ये जो है 4 था। ठीक है, अंदर की तरफ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, अंदर की तरफ इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी। और क्वेश्चन में ऐसा इस तरह से पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा पार्टिकल। ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे ABCD, ABCD, यहाँ पर दिया गया था 1 2 3 4, मीन्स 4 पार्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें से अल्फा पार्टिकल होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर एक पार्टिकल जो है सीधा चला जा रहा है, मतलब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो वो तो क्या होगा, सिंपल, वो तो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता, तो जैसे गया था सीधा चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज चार्ज ही नहीं है, चार्ज 0 तो फोर्स 0। अब देखो इन 3 के केस आए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। देखो V क्रॉस B करते हैं, V क्रॉस B, देखो वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, है ना, फोर्स लग रहा है इस तरफ। देखो F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होता है ना, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो मूव करेगा इस तरफ, मतलब डेफिनेटली ये जो होगा ये इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होता है वो अपोजिट होता है ना, तो बिकॉज एक ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बचे हैं इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कौन सा होगा अल्फा पार्टिकल और कौन सा होगा प्रोटॉन, वही सबसे मेन क्वेश्चन है।
तो वो क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, वो क्वेश्चन हम रेडियस वाले फॉर्मूले से करेंगे। बिकॉज इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। देखो इसका रेडियस ये r है, इसका रेडियस जो है ज़्यादा है, तो दोनों में यही तो फ़र्क है। तो यहाँ पर हम रेडियस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, r = mv/qv। क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई है ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास/चार्ज पे। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन का मास m, चार्ज q, और अल्फा पार्टिकल की बात करूँ तो मास 4m, चार्ज 2q। तो यहाँ पे इसका जो है देखो चार्ज अपॉन इसका जो है रेडियस ज़्यादा आएगा, बिकॉज ऊपर 2 का टर्म आ रहा है। मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा है वो अल्फा पार्टिकल है, मतलब ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन दिए रहे हैं आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, जो कि होता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको रफ करके हम सीखना शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो कि है एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। ठीक है, मतलब अचानक ये कौन सा टॉपिक आ गया, अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली वो टॉपिक उसके रिलेटेड ही है। वो देखो समझो क्या होता है वो। समझो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है अगर हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो, और मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल उसके अंदर भेजते हैं, अगर हम देखो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हम इस तरह से भेजें इसके अंदर, तो पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन करके मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह से पार्टिकल जो है पूरा सर्कुलर मोशन करता है। हमने बोला ना कि पार्टिकल इस तरह से पूरा सर्कुलर मोशन करेगा। उसका हमने रेडियस उसका हमने सब निकालना सीख लिया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर समझो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरा जितना भी बड़ा लेंथ होता है उतना हम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक छोटे से एरिया में, मतलब जो D है ना, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की रीजन डिफाइन कर दूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ इतने एरिया में ही प्रेजेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ यहाँ तक ही प्रेजेंट है, मतलब इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो उससे होगा क्या, सपोज ये D जो है, मान लेते हैं इसके अंदर भी 3 केसेस होते हैं। सबसे पहले 3 केसेस होते हैं। केस नंबर 1 कि D इज लेस देन R। केस नंबर 1 क्या होता है कि D इज लेस देन R, मतलब जो इसको D क्या है, D जो है विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। D क्या है, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और R क्या है, रेडियस ऑफ जो है उसका पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का रेडियस। अब मान लो सबसे पहला केस लेते हैं कि D इज लेस देन R। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझो, अब यहाँ पर एक पार्टिकल आया जिसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल आया जिसकी वेलोसिटी v है। तो पार्टिकल के ऊपर देखो, पार्टिकल जो है इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, और पार्टिकल को बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो पार्टिकल फोर्स लगेगा, पार्टिकल इस तरह से ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा पार्टिकल के ऊपर। पहुँचा पार्टिकल यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल पहुँचा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो अब पार्टिकल को कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल जो है इस तरह से यहाँ पर अब इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो था पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा था बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, अब पार्टिकल जो है ऐसे रीजन में आ गया कि जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो पार्टिकल यहाँ से क्या होगा, इस तरह से निकल जाएगा बाहर। अब बाहर जो है इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में वो मूव करता रहेगा, उस पर कोई तब वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। इस तरह से सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड गया तो पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल क्या हुआ कि यहाँ से इस तरह से आया और पार्टिकल जो है इस तरह से यहाँ पर डेविएट कर गया। क्या कर गया, इस तरह से पार्टिकल एमर्ज कर गया। ठीक है, एमर्ज मतलब पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ यहाँ तक ही प्रेजेंट है।
तो मान लेते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है इस तरफ v थी, और पार्टिकल जब बाहर निकला उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लो जो भी है v है, बिकॉज वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर वो कितने एंगल से डेविएट हुआ ओरिजिनल पाथ से, मान लेते हैं इसको मैं थीटा एंगल ले लेता हूँ। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। थीटा क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है कि पार्टिकल देखो इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और यहाँ पर एक लिमिटेड हमको एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। तो यहाँ पर पार्टिकल जो है अपना पूरा सर्कल ना ही कंप्लीट कर पाएगा, बल्कि यहाँ से उसका थोड़ा ही सर्कल कंप्लीट हुआ और पार्टिकल जो है यहाँ से बाहर निकल गया। तो ओरिजिनल तो पार्टिकल का ये डायरेक्शन था, लेकिन उससे कितना डेविएट हो गया, ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गया, उसको हमने बोला थीटा, ठीक है। तो उसी थीटा को हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पर d जो है वो लेस देन r है ना, d जो है लेस देन r है। अगर d जो है देखो r से बड़ा होता तो पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन करता, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक होता पूरा तो पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन करता, लेकिन d जो है r से भी कम है, इसलिए पार्टिकल जो है बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया पार्टिकल, तो कितना एंगल से डेविएट हुआ हमको ढूंढना है। तो मान लेते हैं सपोज पार्टिकल का देखो, अगर पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो पार्टिकल का ये रेडियस होता है ना, पार्टिकल अगर पूरा करता कंप्लीट सर्कल तो पार्टिकल का ये रेडियस होता है कि नहीं, पार्टिकल का ये पूरा रेडियस होता। लेकिन पार्टिकल ने जो है कुछ उतना ही डिस्टेंस कवर किया, मतलब पार्टिकल ने सिर्फ इतना ही कवर किया है d। इसको आप इस तरह समझो कि पार्टिकल देखो इस तरह से पूरा सर्कुलर मोशन करता है। एग्जाम्पल मान लो कि पार्टिकल देखो इस तरह सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर पार्टिकल की यहाँ ही ख़त्म हो गई, आगे जाने की जगह ही नहीं है, तो पार्टिकल देखो ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, पार्टिकल ने सिर्फ इतना ही मूव किया, सिर्फ इतना ही, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्रेजेंट थी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड d जो था सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्रेजेंट था। तो समझो ये फिगर को इमेजिन करो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरा यहाँ तक होता तो पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन कवर करता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ख़त्म हो गई तो पार्टिकल जो है यहाँ से एमर्ज कर जाएगा। तो कितने एंगल से एमर्ज कर रहा है उसको हमको ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो ये थीटा है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया इसके ऊपर जो कि d है, ठीक है। अब ये थीटा होगा देखो, तो बिकॉज ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और पार्टिकल के ऊपर फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, सेंटर में। ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, दोनों बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, दोनों बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये 90 प्लस थीटा होगा, ये कितना होगा, देखो टोटल तो 180 होता है ना, ये टोटल 180 होता है, तो 90 प्लस थीटा प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये तो हमने सिर्फ आपको करके दिखा दिया सिंपल। तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि अगर एक 90 माइनस थीटा है और एक 90 है, टोटल 180 होना चाहिए। तो देखो अगर एक 90 माइनस थीटा है, एक 90 है, प्लस x इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो 180 से 180 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये थीटा हो जाएगी, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो गया। अब देखो हम थीटा निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल में देखो दो साइड हमको पता है, ये देखो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा का, क्योंकि हमको वही दो साइड पता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी अपॉन आर। देखो यहाँ से ये डी हो गया, ये आर हो गया, तो डी अपॉन आर। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। और अगर मैं आर की वैल्यू रख दूँ, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होती है एम वी अपॉन क्यू वी, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। अगर ये आर की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ डी अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी। कॉन्सेप्ट याद रखो कि इस तरह से निकाला जाता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन।
ऐसा एंगल बिकॉज यहाँ पर ये डी जो था विड्थ कम था, तो पार्टिकल जो इस तरह से डेविएट करके अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट किया, जो किया एंगल थीटा। तो थीटा की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हो, जो आप वैल्यू दी होगी तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन आर। ये हमारा पहला केस था जब डी इज लेस देन आर है, मतलब जो थिकनेस है वो रेडियस से कम है। अब देखो सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या डिस्कस करते हैं हम कि d इज इक्वल टू आर, d इज इक्वल टू आर। सेकेंड केस जो हम डिस्कस करेंगे कि d इज इक्वल टू आर, मतलब यहाँ पर जब d की वैल्यू होगी ना वो r की वैल्यू की इक्वल ही होगी, ठीक है। पहले केस में उससे कम था, इस केस में क्या है उसके इक्वल है। तो उस केस में देखो क्या होता है समझो। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर सपोज थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा ही ड्रॉ करता हूँ मैं। अब इसको फिगर को अब इमेजिन करना फिर से, अब देखो मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल पर फोर्स लगना शुरू होगा। अब यहाँ पर जो d की वैल्यू है ये r के बराबर हो गई। देखो d की वैल्यू क्या है, r के बराबर हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो है इस तरह से पूरा मूव करेगा और यहाँ तक पूरा इस तरह से सर्कुलर मोशन कवर करना चाहेगा, है ना। d इक्वल टू आर, एग्जैक्टली d इक्वल टू आर है, ठीक है। मतलब ये जो d की वैल्यू है ये r के इक्वल है, मतलब इस तरह से ये केस बन गया। देखो ये भी r है और यहाँ पर ये भी r है। d इज एग्जैक्टली इक्वल टू r, मतलब पार्टिकल जो है पूरा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर जब एंड पॉइंट पर आएगा, बिकॉज d एग्जैक्टली इक्वल टू r है, तो यहाँ पर जब एंड पॉइंट पे इस तरफ आएगा तब पार्टिकल इस तरह से डेविएट कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है। अगर d जो होता है ना r से थोड़ा बड़ा होता है ना तो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करता, लेकिन हमने क्या किया है कि d इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू r रखा है। तो पार्टिकल जो है यहाँ पे इस तरफ आया और पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, तो पार्टिकल जो है सीधा इस तरह से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। पार्टिकल जो है सीधा इस तरह से ऊपर निकल जाएगा। ओके, समझ पड़ा कि नहीं आपको। पहले d लेस देन r था, पार्टिकल यहाँ से निकला था, अब d इक्वल टू r आया तो यहाँ पर एग्जैक्टली एंड पॉइंट पर, ये सर्कुलर मोशन है ना, उसके एग्जैक्टली एंड पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, तो पार्टिकल की v वेलोसिटी इस तरफ है तो पार्टिकल इसी तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है। अब तो आप सिंपल जान सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा। देखो ओरिजिनल पाथ ये है, ये क्या है मेरा ओरिजिनल पाथ है, तो उससे कितना डेविएट कर गया, उससे डेविएट करके 90 डिग्री पर। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है 90 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन क्या आता है इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। डायरेक्टली आप देख सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला भी यूज़ करोगे। आप क्या यूज़ करोगे, देखो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप साइन थीटा वाला, साइन थीटा फॉर्मूला यूज़ करोगे d अपॉन आर। यहाँ पर d और r दोनों इक्वल हैं तो r अपॉन r हो जाएगा जो कि 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री ना, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है ना। हमने इस तरह से भी निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली d इक्वल टू r होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा 90 डिग्री। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा पूछा जाता है कि पार्टिकल ने कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो उसको भी निकालने का सिंपल सा तरीका है। हमने क्या देखा है कि पार्टिकल अगर पूरा सर्कुलर मोशन कवर करता है, मतलब पार्टिकल अगर पूरा 2 पाई डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई रेडियन, तो पार्टिकल को जो टाइम पीरियड लगता है वो 2 पाई m बाई क्यू भी आता है कि नहीं। 2 पाई m बाई क्यू भी आता था ना, हमने वो निकाला था उसके अंदर वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, तो 2 पाई m बाई क्यू भी आ रहा था। मतलब एक रेडियन में पार्टिकल कितना कवर करेगा डिस्टेंस, एक रेडियन में m अपॉन क्यू भी,
1 रेडियन में m/2b, 2 पाई रेडियन में 2 पाई m/qb। मतलब यहाँ पर सपोज एंगल ऑफ डेविएशन सपोज थीटा एंगल पर है, मान लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है थीटा। तो यहाँ पर थीटा एंगल में कितना टाइम कवर करेगा वो, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा तो थीटा ही डेविएट हुआ ना, तो थीटा एंगल में कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको 2 पाई m/qb इंटू थीटा। वह थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, मतलब रेडियन मतलब π/4 π/6 इस तरह से। थीटा किसके अंदर होगा, रेडियन के अंदर। तो इस तरह से टाइम आपको बोले कि कितना टाइम स्पेंड हुआ, जो दो भी थीटा हो उसको मल्टीप्लाई कर देना m/qb से। ऐसा आप कर लेना कि 2 पाई में इतना लगेगा, 1 रेडियन में इतना, तो थीटा एंगल में कितना टाइम लगेगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, अब एक लास्ट केस कर लेते हैं आज का हमारा, जो कि लास्ट केस इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस है कि d इज ग्रेटर देन r। अब ये तो इजी है, अगर हम d ऐसा ले रहे हैं कि जो r से बड़ा है, मतलब यहाँ पर सपोज थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। अब जो d है मेरा वो r से बड़ा है। अब जो d है मेरा मतलब ये जो d है सपोज जो इसको हमने d लिया है ना, ये पूरा d जो है r से ही बड़ा है, मतलब r इतना ही है और d इतना है, r इतना है d इतना है, ठीक है। d जो है मेरा r से बड़ा हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, अगर d r से बड़ा हो जाएगा तो पार्टिकल जो है पूरा इस तरह से मूव कर जाएगा। देखो इसको मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो ठीक है। अगर मैं अब ऐसा ले रहा हूँ कि d ग्रेटर देन r, तो पार्टिकल यहाँ से v वेलोसिटी से आएगा, तो पार्टिकल जो है पूरा सर्कुलर मोशन कवर कर लेगा ना, बिकॉज यहाँ पर जो ये रेडियस है ये r, d तो अभी भी उससे बड़ा है, अभी भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो अभी भी पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा पूरा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तब तक पार्टिकल क्या करेगा, उसको गोल गोल घुमाता रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, तो पार्टिकल इसको गोल गोल घुमा देगा, तो पार्टिकल जो है यहाँ से ऐसे निकलेगा और पार्टिकल जो है इस तरफ यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से ऐसे घुसा और यहाँ से पार्टिकल बाहर निकला v वेलोसिटी से, ऐसे गया पार्टिकल पूरा कवर किया इस तरह से और यहाँ पे बाहर निकल गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो पार्टिकल इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से एमर्ज कर जाएगा। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती तो पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करता, लेकिन यहाँ से पार्टिकल घुमा, यहाँ से पार्टिकल बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, इस केस के अंदर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है। अब बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इनिशियल पाथ से पार्टिकल कितना डेविएट हुआ बताओ। यहाँ पर देखो पार्टिकल इस तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जब पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया पूरा एग्जैक्टली अपोजिट। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा पार्टिकल का, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है, बोलो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि होता है पाई। एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा, पाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते, सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज डी बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको हमेशा जो है इसको गोल गोल घुमाता रहेगा, तो पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरफ बाहर निकला। टाइम स्पेंड पूछा गया, टाइम कितना स्पेंड किया, इस तरह से आप निकाल लेना कि 2 पाई में आता है 2 पाई m/qb, 1 रेडियन में आएगा m/qb। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, एंगल ऑफ डेविएशन है पाई का, तो पाई में कितना आएगा, पाई में आ जाएगा m/qb इंटू पाई, ठीक है। जो भी एंगल उसको m/qb से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टाइम स्पेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इतने कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब कि पार्टिकल जो है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो इतने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, वेलोसिटी, इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं। अब हमारा जो तीसरा केस बचता है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रैंडमली एनी एंगल थीटा। तो थीटा एंगल पे होता है तो पार्टिकल पे किस तरह से मोशन करता है। जब 90 डिग्री था तो सर्कुलर मोशन किया, 0 डिग्री था तो स्ट्रेट लाइन मोशन किया। थीटा रैंडम एंगल थीटा होगा तो पार्टिकल किस तरह से मूव करेगा, उसके ऊपर हमारा डेडिकेटेड नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसको भी आप देख लेना ध्यान से। उसके बाद हम साइक्लोट्रॉन वाला वो सब टॉपिक करेंगे। तो होप करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा।
तो आज के लेक्चर अगर आपको समझ पड़ा तो इसके ऊपर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करना, ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली पूरा क्लियर हो जाए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एट लास्ट जाते जाते आपको फिर से मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ। एंजॉय करिए आप दिवाली में, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें, अपना रूटीन मेंटेन रखें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।